पीछे एक बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई 10वीं के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। 12वीं के बाद 10वीं का रिजल्ट भी आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 10वीं के छात्रों का भी इंतजार समाप्त हुआ। 10वीं का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया। इससे पहले 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया था। तमाम छात्रों की बातें भी हम आपको सुना रहे थे, छात्रों के चेहरे पर खुशी। और अब सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। 16 लाख छात्रों का इंतजार समाप्त हो गया। बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन टॉपर्स की लिस्ट इस बार जारी नहीं की जाएगी, ये बोर्ड की तरफ से कहा गया है। डिवीजन और मेरिट फिलहाल इस बार जारी नहीं की जाएगी, ये बड़ी बात सामने आई है। 12वीं के बाद 10वीं का भी रिजल्ट आ गया है। 16 लाख छात्रों का इंतजार समाप्त हो गया, लेकिन फिलहाल इस बार बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। और हमारे सहयोगी फराह खान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराह, 12वीं के बाद 10वीं के नतीजे भी आ गए हैं, क्या रहा रिजल्ट? कितने फीसदी छात्रों ने कामयाबी हासिल की है? जी बिल्कुल, देखिए 12वीं के बाद चाहे वो स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो, सबको 10वीं का रिजल्ट का इंतजार था और वो सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है। और इस बार अगर हम रिजल्ट की बात करें तो वो 93.12% रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जैसे 12वीं में कोई मेरिट जो है वो नहीं सामने आया, वही 10th में है कि इस बार फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन जो है वो इस बार जारी नहीं होगा, क्योंकि उसका जो मुख्य कारण है वो यही बताया जा रहा है कि पिछले साल अगर देखा जाए तो बच्चों पर जो है वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं थी, ऑनलाइन क्लासेस थी, सिलेबस कम कर दिया गया था। लेकिन इस बार ग्रेजुअली जो है वो सिलेबस को बढ़ा दिया गया और बच्चे जो थे वो ऑफलाइन क्लासेस कर रहे थे, तो उन पर एकदम से लोड आ गया था सिलेबस का, इसलिए उनका जो परसेंटेज है वो कम रखा गया। और दूसरी चीज ये है कि जो बच्चों में एकदम से जो रिजल्ट देखकर जो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, उसी के चलते जो मेरिट लिस्ट है वो अनहेल्दी कंपटीशन के जरिए जो है वो हटा दी गई है। और आपको ये भी बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड में 10वीं की परीक्षा के लिए 21 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट्स थे वो शामिल हुए थे और सबको इंतजार था। अब धीरे धीरे जो है स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर से जो है वो चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो तमाम बच्चे हैं जो देख रहे हैं। और इस बार क्या किया है कि रीजन वाइज जो है, स्कूल रीजन वाइज बताया गया है कि किसमें कौन से सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स ने जो है वो हाईएस्ट स्कोर किया है। तो इस बार ऐसा कुछ भी टॉपर के हिसाब से कोई मेरिट नहीं है, इस बार स्कूल डिवीजन के हिसाब से है। मैं एक बार अगर आपको स्कूल का बता दूं तो स्कूल में त्रिवेंद्रम जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, फिर बेंगलुरु है, फिर चेन्नई है, फिर अजमेर है, फिर पुणे है, फिर पटना है, चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, प्रयागराज है और 10वें नंबर पर नोएडा है। उसके बाद पंचकुला है, भोपाल है, दिल्ली वेस्ट जो है वो 13वें नंबर पर है, 14 नंबर पे जो है वो देहरादून है, दिल्ली ईस्ट और गुवाहाटी है। तो 16 की जो लिस्ट है वो सामने आई है और सबसे हाईएस्ट जो है 99.1 त्रिवेंद्रम का है। और अगर हम नोएडा की बात करें तो वहां पर 92.33 जो परसेंटेज है वो बताया गया है। तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो अब धीरे धीरे अपना रिजल्ट देखेंगे और बच्चों के लिए ठीक है फराह, बड़ी बात यही रही कि 93% छात्र पास हुए हैं 10वीं के एग्जाम में, उनका इंतजार समाप्त हो गया है। तो 12वीं के बाद 10वीं के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। पिथौरागढ़ की गंगोलीहाट तहसील के बुरसम गांव में ट्रिपल मर्डर का एक मामला सामने आया है। यहां सुभाष नाम के आरोपी ने अपनी चाची, चचेरी भाभी और बहन को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि तीनों की मौत धारदार हथियार से की गई। हत्या का कारण पारिवारिक झगड़ा बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और साथ ही तीनों शवों का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया गया। हत्यारे की तलाश के लिए पुलिस ने टीमों को भी तैनात कर दिया है। आज गंगोलीहाट में सुबह एक रेवेन्यू के गांव में सुबह एक ही परिवार के 3 महिलाओं का परिवार के ही एक पुरुष के द्वारा जो है एक धारदार हथियार से हत्या की गई है, जिसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए सूचना मिलते ही पुलिस टीम को और रेवेन्यू पुलिस की टीम को मौके पर रवाना किया गया था। और उस केस को भी हम लोग डायरेक्टली पुलिस को ही हैंडओवर करवाया जा रहा है। इसमें अभी जो अभियुक्त है वो फरार चल रहा है। और पिथौरागढ़ से हमारे सहयोगी विजयवर्धन उप्रेती इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या जानकारी इस खबर से संबंधित? मैं आपको बताऊं, ये जो घटना है ये रेवेन्यू पुलिस इलाके की है। रेवेन्यू पुलिस से ये मामला रेगुलर पुलिस को सौंपा गया है, क्योंकि रेवेन्यू पुलिस के पास उतने संसाधन नहीं है कि इस तरीके के जघन्य हत्याकांडों का वो खुलासा कर सके। लेकिन जो आरोपी है, अभी जो सुभाष नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, इनके परिवार का हिस्सा है वो भी, तो उसकी तलाश यहाँ पर चल रही है। काफी दूर का ये इलाका है, जंगल के बीच घर बताया जा रहा है, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि जंगल में ही आरोपी कहीं छिपा है। इसलिए पूरे इलाके की घेराबंदी भी कर दी है और जो पुलिस की टीमें हैं
वो तैनात भी, जगह जगह तैनात भी की गई है। पुलिस का ये दावा है कि जल्दी ही आरोपी तक वो पहुंच जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये हत्याकांड सामने आया है, काफी जघन्य हत्याकांड है। अमूमन पहाड़ों में इस तरीके की हत्याएं होती नहीं है, लेकिन ये इस हत्याकांड से लोग निश्चित तौर पर दहशत में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां पर तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवक लक्सर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। उसने तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर ये फोटो शेयर की थी, जिसके बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इस पर कार्रवाई भी की गई। चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में ऋषिकेश में नेशनल हाईवे में जाम लगता रहता है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 9 करोड़ का काम 2022 तक पूरा होना था, लेकिन अभी तक 20% भी काम पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे के इस हाल पर उन्होंने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी डीएम देहरादून को काम तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं इसकी शिकायत विभागीय मंत्री सतपाल महाराज से भी की जाएगी। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि बहुत बुरा हाल है। सवाल है कि 2017 से बीजेपी की सरकार है, तब भी काम हो नहीं पा रहा है। अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे हैं, मंत्री एक दूसरे पर बात डाल रहे हैं और नेशनल हाईवे पर जाम से जनता परेशान हो रही है। जो ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में एनएच का काम चल रहा है, जिसको 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, तो आज 12 मई 2023 है, उसमें मैं समझता हूँ 20% भी शायद काम नहीं हुआ होगा। और हालत ये है कि मानसून सिर पे है, चारधाम यात्रा चल रही है और मेरे यहाँ ऋषिकेश हरिद्वार में तो आप कह सकते हैं कि हर दिन ही यात्रा है। उस स्थिति में जाम की स्थिति भी रहती है। अनेकों विकास मंत्री खुद ये उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो एनएच है उसकी स्थिति सही नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि 2017 से आप सत्ता में हो, डबल इंजन की सरकार है, आप एक एनएच नहीं बना पाए, एक एनएच की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए, तो सरकार का आखिर कर क्या रही है? उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। धन सिंह रावत ने सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए आप, सीएम आवास पर धन सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच अलग अलग मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। और एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही, जहां पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से कांग्रेसी नाराज हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविंद्र पुरी को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर को रविंद्र पुरी ने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कल रविंद्र पुरी के खिलाफ तहरीर भी दी है। तो कांग्रेसियों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविंद्र पुरी को पद से हटाने की मांग भी की गई है। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर को रविंद्र पुरी ने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी, उसके बाद से ही कांग्रेसियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में हरिद्वार संसदीय सीट ने बड़े मतदाताओं के रूप में किसान हैं, जिनकी आर्थिकी का मुख्य साधन गन्ना है। प्रदेश की शुगर मिलों द्वारा किसानों का बकाया भुगतान हमेशा से ही राजनीति का मुद्दा बना रहा है और एक बार फिर से मुद्दा गर्म है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हरिद्वार संसदीय सीट संतों और किसानों का कॉम्बिनेशन राजनीति में समीकरण बदलने का काम करता है। इस सीट का बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों से लगा हुआ है, जहां पर किसानों की मुख्य फसल गन्ना है। चुनाव आते ही मतदाताओं को रिझाने के लिए गन्ने की सियासत तेज होने लगती है और इस पर शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों का समय से भुगतान न करना सोने पर सुहागा हो जाता है। किसान अपनी बकाया राशि को लेकर राजनीतिक दलों के गुड़ा भाग में लगा रहता है। आंदोलन कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं और किसानों से इसका कोई लेना देना है। किसान को भाजपा सरकार समय समय पे पूरा पेमेंट दे रही है,
और जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया आगे मिल जाएगा। हमें विश्वास है अपनी सरकार पर। हरिद्वार संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हरीश रावत ने इकबालपुर चीनी मिल का मसला उठाकर किसानों को साधने की कोशिश शुरू की। तो वहीं धामी सरकार ने डोईवाला में किसानों के लिए डोईवाला शुगर मिल ने किसानों की बकाया राशि का 33 करोड़ भुगतान करके हरिद्वार संसदीय सीट पर गन्ना किसानों के मुद्दे को कांग्रेस की पकड़ से दूर कर दिया है, जिससे किसानों को राहत मिली और राज्य सरकार की छवि किसानों के बीच मजबूत हुई। इससे हमने 26 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक का गन्ना भुगतान कर दिया है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर गन्ने की सियासत हमेशा से ही रंग लाती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गन्ने की सियासत को इकबालपुर में हवा देनी शुरू कर दी थी, लेकिन धामी सरकार ने डोईवाला में किसानों का सारा भुगतान करके इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है और किसानों में भी खुशी की लहर है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। नहीं भैया, रुद्रप्रयाग में केदार घाटी ट्रेड यूनियन और टैक्सी यूनियन की हड़ताल फिलहाल 20 मई तक टल गई है। व्यापारियों का कहना है कि केदारनाथ के अहम पड़ाव सोनप्रयाग और गौरीकुंड में सामान लाने वाले ट्रकों को 2 दिन तक सीतापुर में रोके जाने और सोनप्रयाग समय से पहले बैरियर बंद करने को लेकर प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन बंद का निर्णय लिया गया था। लेकिन बीते रोज प्रशासन ने 1-2 दिन में समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बंद को फिलहाल 20 मई तक के लिए टाल दिया है। वार्ता ये हुई कि उन्होंने हमारे सारे मुद्दों को सुना और हमें 20 आश्वासन दिया कि सारी व्यवस्थाएं हम सुधार करेंगे और हमने उन लोगों को 20 तारीख तक का टाइम दे रखा है कि अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता है तो 20 तारीख के बाद हम बिना अल्टीमेटम के पूरा अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखेंगे। देखिए, अभी तक तमाम मुद्दों पे बात हुई है, जो भी हमारी समस्याएं थी उन पे बात हो चुकी है। अब एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में सभी समस्याओं को जमीनी स्तर पर इनको ठीक कर दिया जाएगा। मौसम खुलने के साथ ही यात्रियों में चारधाम यात्रा को लेकर उत्साह बना हुआ है। ऋषिकेश यात्रा टर्मिनल से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री चारधाम के लिए रवाना हुए। केदारनाथ में मौसम खुलते ही यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसे देखते हुए हेली सेवा के लिए भी टिकट बुकिंग खोल दी गई है। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री 18 से 27 मई के लिए टिकट की बुकिंग कर पाएंगे।